नया चैप्टर कैपिटल बजटिंग। एक सबसे पहले सब लोग कैपिटल बजटिंग का टॉपिक एक्चुअली है क्या। जब भी मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना, तो मैं चाहता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे उसका रिटर्न जल्द से जल्द मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहीं पे 1 लाख रुपए की मशीन लगाई, तो क्या वो 1 लाख रुपए की मशीन मुझे 1 लाख रुपया कमा के कब तक देगी, वो मुझे पता होना चाहिए। यानी किस कंपनी के मशीन्स को खरीदने के बाद मुझे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं या टाइमली रिटर्न मिल सकते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सबको मोबाइल फ़ोन खरीदना होता है, आपका बजट फिक्स होता है कि चलो मैं 20,000 रुपये का फ़ोन खरीदने वाला हूँ। अब 20,000 रुपये के फ़ोन में आपको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। कोई बोला सर ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, रियलमी ले लो, रेडमी हो गया, वन प्लस हो गया, अलग अलग ब्रांड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। बट कौन सा फ़ोन आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है या आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, वो पता करना आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। ये तो हम प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन की बात करें, लेकिन कंपनी भी उस तरीके से सोचती है। फॉर एग्जांपल, मेरे को स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, तो स्टेशनरी की दुकान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेरोक्स मशीन। सिंपल। अब उस जेरोक्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जेरोक्स मशीन है, तो जेरोक्स मशीन का मैंने कॉस्ट निकाला। किसी ने बोला 1.5 लाख रुपये, किसी ने बोला 1,30,000, किसी ने बोला 1,20,000, किसी ने बोला 1,75,000। 4 अलग अलग कंपनियों के 4 अलग अलग रेट है। तो नॉर्मली टेंडेंसी बोलते हैं सस्ता वाला ले लो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सस्ता वाला, मैं चाहता हूँ कि मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। और ये मुझे जितने का मैं मशीन ले रहा हूँ ना, उतना मुझे जल्द से जल्द कितनी जल्दी कमा के देगा, तो वो मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए की मशीन में पैसा लगाता हूँ, तो ये मुझे 1 लाख रुपया कब तक रिटर्न करके देगा। यानी कौन सी मशीन खरीदना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे इनफ्लो के ऊपर। किसके ऊपर? इनफ्लो के ऊपर। तो वो मुझे कैलकुलेट करना कौन सिखाता है? कैपिटल बजटिंग। और मेरे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन रहेगा, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। किसी ने बोला जेरोक्स का मशीन ले लो, मैंने खरीदने के लिए सोच नक्की के लिए जेरोक्स का 1,35,000 का प्राइस है। किसी ने बोला ब्रदर का खरीद लो, किसी ने बोला एप्सन का खरीद लो। लेकिन तीनों में से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रिटर्न कौन दे सकता है, उस पर पैसा लगाना पड़ेगा ना। कॉस्ट कुछ भी अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, मुझे बेटर प्रॉफिटेबल का ऑप्शन कौन सा है, वो प्रॉफिटेबल ऑप्शन चूज करने के लिए ही कैपिटल बजटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में भी मदद करता है। यस और नो? इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, पैसा लगा के मुझे उसका बेटर रिटर्न मिलना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल ऑप्शन चूज करने को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना? तो यानी यहाँ पर अगर आपको एक ऑप्शन नहीं होगा, मोर देन 1 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि मशीन ए, बी और सी में से आपको कौन सा प्रॉफिटेबल लगता है और आप अपना सजेशन दीजिए। तो आप सजेशन कौन से बेसिस पे दोगे? आप सजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर दोगे, कैपिटल बजटिंग के बेसिस पर दोगे। बात समझ में आ रही है? अब कॉस्ट स्ट्रक्चर बनता कैसे? फॉर एग्जांपल सेल्स दिया है, क्या दिया है? सेल्स। अब सेल्स मतलब इनकम आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंस बोला है तो भी चलेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, उस हिसाब से देखने का। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इनकम माइनस एक्सपेंसेस। क्या बोला सर? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो ये जो मुझे प्रॉफिट मिला, ये क्या रहेगा सर? मेरा प्रॉफिट। क्या रहेगा? प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब पहला वर्ड क्या है? डेप्रिसिएशन। ये पहले मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया, तो लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब दूसरा वर्ड क्या है? इंटरेस्ट। तो अब क्या माइनस करना है सर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देते पता है ना? डिबेंचर्स को, है ना।
बैंक लोन को अगर आपने बोरो किया पैसा बैंक से वगैरह कहीं से, तो उसको ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वगैरह माइनस करो, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप यहाँ से क्या माइनस करोगे, टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया रहेगा 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, या अमाउंट दिया रहेगा। तो जो भी टैक्स रहेगा वो टैक्स में यहाँ से क्या करो, माइनस। माइनस करने के बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रही बात। पहले क्या बोला, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कौन सा रहेगा, बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स। तो पहले क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या माइनस करना है, टैक्स। तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर इंटरेस्ट माइनस किया, और उसके बाद क्या माइनस किया, टैक्स। अब यहाँ पर लास्ट में जाके आपको डेप्रिसिएशन वापस से ऐड करना है। क्यों सर मालूम है, क्योंकि इट इज योर नॉन कैश आइटम। कौन सा आइटम है सर, ये नॉन कैश। अब वापस लॉजिक समझो जरा। आप सबको पता है ट्रेडिंग बनाने का, पीएनएल बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमने आज तक फाइनल अकाउंट किया, उसमें डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या था, लॉस। और हमेशा डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे। तो इनकम टैक्स की नजर में डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस। इतना तो क्लियर है ना, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट हम डेप्रिसिएशन को क्या करते थे, लेस। इंटरेस्ट, जब मैं इंटरेस्ट देने की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट पैसा देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब मैं टैक्स देने की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो टैक्स भी देना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन जब ये सब कुछ करने का मेरे पास जो टैक्स, जो प्रॉफिट बचा वो क्या है, आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद। तो जब मैं टैक्स देने के बाद बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैंने टैक्स भी भरा हुआ है, मैंने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और मैंने इंटरेस्ट। लेकिन मुझे पता है डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, लॉस, एंड इट इज नॉन कैश आइटम, यानी ये सिर्फ लॉस होता है, इसमें हमारा पैसा जाता है क्या, नहीं। लेकिन डेप्रिसिएशन हमको पता है कि इनकम टैक्स के लॉ में, अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट तो है, बट इन अदर एस्पेक्ट डेप्रिसिएशन हमारे हाथ से कैश लेके जाता है क्या, नहीं। मैं यूज करता हूँ और यूज करने का उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम। लेकिन मेरे हाथ से कोई भी कैश जा रहा है क्या, नहीं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से तो इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल बजटिंग बोलता है ये नॉन कैश आइटम है, जिसमें हमारे हाथ से कैश नहीं जाता है। इसका मतलब देयर इज नो इनफ्लो ऑफ द कैश एज वेल एज आउटफ्लो। तो हम लोग उसको आउटफ्लो कंसीडर ही नहीं कर सकते। इंटरेस्ट जाता है, पैसा जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा, वो भी पैसा जा रहा है, बट डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस। तो वो हमारे हाथ से जाता है, वो तो दिखाना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन वो कैश जाता है क्या, नहीं। इसलिए उसको बाद में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा ना, ये होगा आपका कैश इनफ्लो। क्या होगा सर, समझ में आ रही बात। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलता है या पीवी फैक्टर देता है। कौन सा फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। वो फैक्टर कैसे निकाला वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये सब करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो। क्या मिलेगा, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो। समझ में आ रही बात है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि हमारा सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि हमारा सम कहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको दिया जाएगा कि आपको जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो क्वेश्चन में जहां से कोई हिंट देगा हमारा सम भी वहां से स्टार्ट होगा। सम अगर इनकम से बोल रहा तो यहां से लेके यहां तक जाना है। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला कि इन द क्वेश्चन या क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ है, यानी सम मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, भाई इतना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है कैश इनफ्लो है, क्या है, कैश इनफ्लो। तो मेरा सम कितने स्टेप का बचा, 3 स्टेप का बचा खाली, क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स यहाँ पे
तो मेरा सम कितना स्टेप बचा, इतना स्टेप बचा। तो मुझे क्वेश्चन में पढ़ के समझना पड़ेगा कि मेरा सम कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रही बात? अरे हाँ है ना। स्टेप समझ में आएगा कैसे करने का। ये स्टेप इनकम माइनस एक्सपेंस, क्या बचेगा, प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट कितना होता है, 3। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा टैक्स। DIT, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा टैक्स। पहले क्या माइनस करो, देखो प्रॉफिट बिफोर DIT, 5 वर्ड है। पहले D माइनस करो मतलब डेप्रिसिएशन, तो बचा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। और दूसरे में I भी माइनस करो तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तीसरे में क्या माइनस करो, टैक्स, तो क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, इसलिए वापस इसको क्या करेंगे, ऐड, तब मिलेगा कैश इनफ्लो। क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो। मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कर देना, आपका मिल गया डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो। ये सुनो, हाँ है ना। अब ये करने के बाद आपको 4 चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। मैक्सिमम 15 मार्क का सम होता है। आपको एक से ज्यादा मशीन देगी, मशीन 1, 2 और 3 ऐसा दिया जाएगा। तो आपको मैक्सिमम चीज रहेगा कि आपको 2 ही निकालने के लिए दें, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कौन सा, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। क्या बोला, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो पैसा जाता कब है पता है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्या करते हो सर, इन्वेस्ट। यस और नो, आप पैसा क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट। अरे मान ले बेटा मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदा और वो मशीन मुझे हर साल 20,000 रुपए कमा के दे रही है। कितना कमा के दे रही है, 20,000। तो पहले साल कितना कमा के देगी, 20,000। दूसरे साल फिर 20,000, तीसरे साल फिर 20,000, चौथे साल फिर 20,000, 5वें साल फिर 20,000, छठे साल फिर 20,000। तो जो पैसा मुझे आ रहा है वो क्या हो गया सर, इनफ्लो। क्या हो गया, इनफ्लो। और जो पैसा मैंने वो कमाने के लिए लगाया दैट इज 1 लाख रुपया, वो क्या था, मेरा कैश आउटफ्लो। समझा। कोई बोलता है ना कि ये जूसर मशीन ले लो, आपको दुकान खोलना है, जूस की दुकान खोल लो। जूस की दुकान खोलने के लिए आपको एक छोटी सी जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक आपको मशीन चाहिए जूसर। वो जूसर आपको 2,000 रुपये का पड़ेगा और आपको करना क्या, फ्रूट्स लाना है, मशीन में डालना है, जूस निकालना है। अब 2,000 रुपये की मशीन खरीद के और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप दिन का कम से कम 400 रुपये कमाओगे। तुम लोगों ने दिमाग में रखा कि 5,000 रुपये का कैपिटल लगाना है, जिसमें से 2,000 की क्या है, मशीन है। और मेरे जूस की दुकान में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट क्या है, मशीन ही है। और अगर मैंने ऑन एन एवरेज एक जूस 15 रुपये के हिसाब से बेचा है, 20 रुपये के हिसाब से बेचा, और दिन में अगर मैंने कम से कम 10 ग्लास भी बेचा, तो 20 × 10 कितना हो गया, 200 रुपया। महीने का कितना हो गया, 6,000 हो गया। यानी मेरा 2,000 रुपये मशीन का पैसा लगा के मैं 6,000 वसूल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यानी मुझे प्रॉफिट है या नहीं है वो देखना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, जो पैसा मुझे आएगा वो क्या हो गया, इनफ्लो। बट वो पैसा कमाने के लिए मुझे पैसा लगाना भी पड़ेगा। वो लगाया गया पैसा क्या बोला जाएगा, आउटफ्लो। समझा। इसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझा। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, यानी इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो माइनस किया तो क्या मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। समझा। उसके बाद आएगा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में 2 तरीके का पार्ट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना लगाया, 1 लाख रुपया, तो मैंने आपको क्या बोला, हर महीने वो कितना कमा के देगी, 20,000। तो कैलकुलेटर पे तो बोलेगा 1 महीने का 20,000 कमा के दे रही है। तो दूसरे महीने की दूसरे साल क्या कमा के देगी, 20,000। तीसरे साल फिर से 20,000, चौथे साल फिर 20,000, 5वें साल फिर 20,000। तो तुम्हारा पैसा कितने सालों में रिकवर हो रहा है, 5 साल। है ना। क्योंकि तुमको पता है हर साल ये मशीन कितना कमा के देगी मुझे, 20,000। तो तुमने क्या किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो कितना हो गया, 5, यानी 5 साल हो गया आपका पे बैक पीरियड। क्या हो गया, पे बैक। ये कब पॉसिबल है मालूम है, जब आपका इनफ्लो हर साल का क्या रहेगा, इनफ्लो पर एनम फिक्स्ड। आपका इनफ्लो फिक्स है, इनफ्लो क्या है, फिक्स। लेकिन कभी कभी इनफ्लो फिक्स नहीं होता। कैसे, तुमको मालूम 20,000 ही कमा के देगी, 10 भी तो कमा के दे सकती है।
30 भी तो कमा के दे सकती है, 40 भी तो कमा के दे सकती है। तुमको कैसा मालूम कि 20 ही कमाएगी? हाँ सर, ये भी लॉजिक सही है, कम भी दे सकती है, ज़्यादा भी दे सकती है। तो जब आपका इनफ्लो फिक्स नहीं होता है ना, तब आप क्या निकालते हो? पे बैक पीरियड सेकेंड फॉर्मूला से निकालते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान ले पहले साल मैंने मशीन खरीदी, मुझे 20,000 रुपये कमा के मिला। कितना? 20,000। दूसरे साल में मुझे 30,000 मिला। तीसरे साल के अंदर मुझे 50,000 रुपये कमा के मिला। कितना? 50, या समझ लो 40,000 मिला। चौथे साल में मुझे ना 50,000 रुपये कमा के मिला, और पांचवें साल में मुझे फिर से 20,000 रुपये कमा के मिला। समझा? अब मैं पता करना चाहता हूँ कि मुझे मेरा 1,00,000 रुपया कब तक रिकवर हो गया। क्या मिल गया? कब तक मुझे रिकवर हो गया। तो क्या करना है बेटा? सिंपल, कैलकुलेटर पे ले। पहला 20,000 होगा, तो दूसरे साल में कितना हो गया? 50। 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90। 90 प्लस 40 कितना हो गया? 1,40,000। और 1,40,000 प्लस 20 कितना हो गया? 1,60,000। सिंपल सी बात है। यानी इन 5 सालों में कंपनी ने, मशीन ने कितना कमा के दिया? 1,60,000। बट ये 1,60,000 मुझे रिकवर कितने टाइम में हो गया, वो भी तो पता करना है। तो देखो क्या सिंपल सा, मैंने लगाया कितना था? 1,00,000। कितना लगाया था? 1,00,000। तो 1,00,000 से करीब का अमाउंट क्या दिख रहा है? 90,000। तो 90,000 मेरे को रिकवर हो रहा है कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में रिकवर हो रहा है? 3 साल में। समझ में आ रही बात कि ना? 1,00,000 में से 90,000 तो मुझे 3 साल में मिल गया। अब कितना बचा? हाँ बेटा, 90, 1,00,000 रुपए मैंने लगाया, 90 मुझे रिकवर हो गया, तो बचा कितना? 10,000। तो यहाँ पे लिखूंगा ऊपर 10,000। डिफरेंस इन रिकवरी, रिकवरी में कितना बचा है? 10। तो उस 10,000 के लिए मुझे अगले 50,000 को टारगेट करना पड़ेगा ना। तो अगला 50,000 इधर लिखा, इनफ्लो ऑफ द ईयर। इनफ्लो ऑफ द ईयर क्या है? 50। यस और नो? तो कैलकुलेटर पे लोगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो 0.20 मिलेगा। तो आपका ईयर आ गया, यानी 3.2 ईयर्स में आपका पैसा क्या हो गया? रिकवर हो गया। यानी उस मशीन ने आपको 3.2 ईयर्स में पैसा क्या किया? पे बैक किया। क्या किया? पे बैक। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? एक सम आपका इस तरीके से बनता है, पे बैक पीरियड पे। क्लियर? जब सम आएगा तो उसमें और अच्छे से अपन करेंगे। फिलहाल ये कैश इनफ्लो के हिसाब से किया मैंने एग्जाम्पल के लिए कि सर ये 90,000 आया, मुझे मैंने पैसा कितना लगाया था? 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 से करीब का अमाउंट कौन सा? सबसे करीब का 90,000। तो 90,000 कितने साल में आ गया? 3 साल प्लस। अब डिफरेंस कितना है? तो मैंने 1,00,000 लगाया था, 90 मुझे रिकवर हो गया, तो बचा कितना? 10। तो 10,000 डिवाइडेड बाय अगला इनफ्लो क्या है? 50, वो ले लिया। तो मेरा पे बैक पीरियड होगा 3.2 ईयर्स का। कितने ईयर का? 3.2। दिक्कत है क्या? अब आ जाओ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में क्या करना है? सिंपल, पहला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मतलब कैश इनफ्लो हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऐड करके क्या मिला? कैश इनफ्लो मिला। यस और नो? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज। अब तुम लोग बोलोगे सर ये साल्वेज क्या होता है? सुना है? साल्वेज का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? स्क्रैप। अगर तुम कोई भी मोबाइल खरीदोगे तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो मोबाइल 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 1 साल यूज करने का, तो उसकी कुछ तो वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं उसको भंगार में भी बेचूंगा तो कुछ तो मिलेगा वैल्यू। अरे बंद मोबाइल भी बेचूंगा तो 100 रुपया तो मिलेगा। कब बर्तन वाले को दूंगा तो बर्तन वाला मुझे एक टोप तो देगा 200 रुपए का। कुछ तो एक्सपेक्ट करता है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है आफ्टर मेकिंग इट टू द स्क्रैप, उस वैल्यू को बोलते हैं साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। सिंपल सी बात है। तो करना क्या है? 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज। ठीक है, ये हो गया पार्ट। प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस साल्वेज वैल्यू। एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस साल्वेज। एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तुम्हारा मोबाइल है, चल रहा था, गिर गया, तुम्हारा स्क्रीन डैमेज हो गया, तो तुम क्या नया फोन ले लेते हो? क्या करते हो? रिपेयरिंग के लिए देते हो। तो आपने उस फोन के लिए क्या किया? एडिशनल खर्चा किया। उस एडिशनल खर्चे को बोलेंगे एडिशनल वर्किंग। वैसे मशीन का भी होगा,
मशीन खराब हो गई तो आपने इंजीनियर को बुलाया, वो इंजीनियर ठीक करने का लिया 4000 रुपया, तो वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो गया। बोले खर्चा कर दिया तो आपका मशीन वापस 6 महीना अच्छे से टकाटक चलेगा, तो एडिशनल वर्किंग। या टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते हो, हम मोबाइल को तो सर्विसिंग नहीं कराते ना टाइम टू टाइम, इसलिए कभी कभी हैंग हो जाता है। अगर हम लोग उसको भी टाइम टू टाइम सर्विस कराए तो वो भी अच्छा खासा चलने वाला है, ठीक है। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस एवरेज, तो ये सारा करने का एवरेज इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। समझा? तो याद रखो कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला रहेगा कि आपका सम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपको सम जहाँ से स्टार्ट होगा ना वो स्टेप से आपको सम चालू करना है टिल योर लास्ट, ठीक है। और जब रही बात पीवी फैक्टर की, तो 90% ऑफ द क्वेश्चन में आपको पीवी फैक्टर क्वेश्चन में मेंशन रहता है, जैसे 10% 12% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। समझा? पीवी फैक्टर निकालने के लिए अगर वैसे तो कभी नहीं बोलेगा पीवी फैक्टर निकालने, लेकिन अगर निकालने बोला तो फंडा आपका सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। क्या बोला? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ठीक है। तो वो जो भी आंसर आएगा ना, जैसे 10% है, लेट से कितना परसेंट है? 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% होता है, 1 प्लस 10% करें तो 1.1 आएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, इक्वल पहला, सेकेंड इक्वल दबाया तो दूसरा, थर्ड इक्वल दबाया तो तीसरा, 4 इक्वल दबाया तो चौथे साल का आएगा, फिर 5वां इक्वल दबाया तो 5 साल का आएगा। तो वैसा नंबर ऑफ ईयर क्या होगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है? पीवी फैक्टर, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, जितनी बार इक्वल दबाते जाओगे उतनी बार आपका पीवी फैक्टर आएगा। और 99% से ज़्यादा समय देखना आपको दिया ही रहता है पीवी फैक्टर, हमेशा हमेशा दिया जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सम कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और आपका जो भी वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है साल्वेज वैल्यू रहेगा ना, वो लास्ट ईयर के हिसाब से एडजस्ट होगा। किसके हिसाब से? साल्वेज वैल्यू। और आपका जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है वो कौन सी ईयर से एडजस्ट होगा? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब जो आखिरी साल आपका होगा वो, ठीक है। और वो आपका एज ए इनफ्लो ही माना जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यही पार्ट आपको कवर करना है कैपिटल बजटिंग के अंडर में। क्लियर?